नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की यह कहानी समर्पित है भाई बहन के आपसी प्यार और लगाव को। इस भाई दूज के शुभ अवसर पर आंखें मूंद कर सुनिए और महसूस करिए वो जज्बात जो इस रिश्ते को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। सुभाष कुमार जी की कलम से निकली एक भावनात्मक रचना, बड़ी दीदी। सुभाष जी राजस्थान के रहने वाले हैं और रंगीन पेंसिल वाला के नाम से अपनी रचनाएं लिखते हैं। आइए सुनते हैं बड़ी दीदी। दोस्तों, मैं आनंद। आप तो मुझसे वाकिफ़ ही होंगे, नहीं भी होंगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कहानी मेरी नहीं, मेरी दीदी की है। कहानी कहाँ से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा। आप ही बता दें। क्या बोले? अच्छा, मैं जहाँ हूँ वहीं से शुरू करूं? चलिए ठीक है, यहीं से शुरू करता हूँ। हाँ, तो मैं अभी जामुन के पेड़ पर बैठा हुआ हूँ और मेरे हाथ में है एक गुलाब जामुन। अरे वही गुलाब जामुन जो अभी अभी मैं दीदी के हाथ से झपट कर भागा हूँ। दीदी तो चप्पल फेंक कर मारी भी थी, पर दीदी की ही कृपा से मैं बच गया। बात ऐसी हुई कि हमारी बिटिया की शादी बीती रात हो गई और सुबह वो विदा भी हो गई। अब बिटिया की विदाई के बाद जो घर में खालीपन, तसल्ली, शांति, गर्व, थकान, उनींदी, आनंद होता है ना, वो सब मेरे घर में भी है। सुबह बिटिया की विदाई में सब रोए और खूब रोए। सच कहूँ तो बहन बेटी की विदाई के समय रोने का अलग ही आनंद होता है। दोपहरी में सब सो गए। शाम को 5 बजे तक लगभग सभी लोग जाग चुके थे। सब अपनी अपनी हाँक रहे थे। बड़ाई बुराई, ज्यादा खाया कम खाया, ये बाराती वो बाराती, पटफराई की साड़ी, दुल्हन के गहने, लड़के की नाक, बिटिया के जेठ का पजामा, दूल्हे के जीजा के नखरे और समधी का टकला सर। ये सब कुछ बातों बातों में हंसी खुशी के साथ आंगन में मौजूद था। तभी चाचा जी भंडार कक्ष से आधा बाल्टी गुलाब जामुन लाकर आंगन में धर दिए। सबको परोसा गया। एक पत्तल में 12-15 गुलाब जामुन लेकर कुसुम, यानी कि हमारी महारानी जी, हमारी पत्नी, अपनी बड़ी बहन और मेरी दीदी को भी खींच लाई। दीदी ने जैसे ही एक गुलाब जामुन उठाया कि जाने मुझे क्या सूझी, झपट कर उसके हाथ से गुलाब जामुन छीन कर मैं बाहर की तरफ भागा। पीछे से गाली देती हुई वो चप्पल भी मारी दीदी ने, पर मैं बच गया। मेरे पीछे आंगन में हंसी ठहाकों की आवाज गूंज रही थी। थोड़ा पीछे से बताता हूं। हम किसान परिवार से हैं। सालों पहले जब दीदी की शादी हुई थी, तब हमारी आर्थिक स्थिति साधारण से भी निम्न थी तथा उसकी शादी भी हमारे जैसे ही आर्थिक रूप से निम्न परिवार के एक लड़के से हो गई थी। जीजा जी भी किसान थे, पर व्यवहार के बहुत अच्छे थे। दीदी भी एक कुशल गृहिणी साबित हुई और अपने घर में बहुत खुश थी। इधर हमारी स्थिति में कुछ सुधार हुआ तो बाकी के 2 बहनों का ब्याह संपन्न परिवारों में हुआ। दोनों जीजाजी अच्छा कमाते खाते थे। जब हमारी बिटिया की शादी होने लगी तो दीदी हमारी इच्छा के मुताबिक शादी से 4 दिन पहले ही आ गए। जीजाजी गेहूं निकालने में व्यस्त थे। इस वजह से 4 दिन पहले आने में असमर्थता जताई। दीदी से मुझे खास लगाव रहा है। 7 साल पहले माँ के गुजर जाने के बाद संसार में एकमात्र दीदी ही है जो मुझे मेरे बचपन के नाम से पुकारती है। वो जब भी मुझे अरे खाटू
कहकर बुलाती है तो यूं लगता है मेरी माँ मुझे पुकार रही है। शादी में व्यस्तता तो होती ही है, पर मैं उतना भी व्यस्त नहीं था। अधिकतर जिम्मेदारियां पापा, चाचा और कुछ दोस्त मिलकर भली प्रकार से निभा रहे थे, इसलिए एक तरह से मैं बिल्कुल भी व्यस्त नहीं था। रह रहकर घर में झांक आता। दोनों छोटी बहनें, फुफेरी बहन, बुआ और मेरी बड़ी साली, सब के सब कामकाज में अपने आप को झोंक रखे थे। पर दीदी या तो कम दिखती या दिख ही नहीं रही थी। क्या वजह रही होगी? दीदी कामचोर तो नहीं हो गई क्या? इसी बाबत अपनी धर्म पत्नी कुसुम से बात करने अपने कमरे में गया। अरे इधर आइए ना, देखिए ये ट्रॉली बैग मंजली दी की तरफ से 5 साड़ी हैं। कोई भी साड़ी 3-4 हजार से कम नहीं है। कुसुम मुझे खींचती हुई ट्रॉली बैग खोलकर दिखाने लगी। अरे वाह, उसका तो बहुत खर्चा हो गया होगा। अच्छा सुनो, नहीं नहीं, पहले आप ये देखिए। मेरी बात काटकर कुसुम सोने के गहने दिखाने लगी। छोटे नंदोई जी की तरफ से है, 10,000 से कम का तो क्या ही होगा। कुसुम हुलस रही थी। क्यों नहीं, अब छोटे जीजाजी अच्छा कमाते हैं, बोलकर वहां से ये सोचकर निकलने ही लगा था कि अभी कुसुम से बात करना व्यर्थ है, मगर वो बोल पड़ी। कहाँ जा रहे हो? इस सूटकेस को तो देखते जाओ, मेरी दीदी लाई है। 5 साड़ियां बहुत महंगी हैं। वो लगभग इतरा रही थी। मैंने देखा साड़ियों के अलावा भी बहुत सारे सामान से सूटकेस भरा हुआ था। बड़ी दीदी क्या क्या लाई? अचानक से मैं पूछ बैठा। वो थैला उन्हीं का है, देख लो। कोने में पड़े एक झोले की तरफ इशारा करके कुसुम बाहर निकल गई। मैं झोले के पास बैठ गया। खोला, सबसे ऊपर ही गया वाली तिलकुट का पैकेट, नीचे कुछ साड़ियाँ, कुछ श्रृंगार का सामान। दीदी को पता है मुझे गया वाली तिलकुट बहुत पसंद है। वो जब भी आती हैं मेरे लिए गया वाली तिलकुट ज़रूर लाती हैं। मैं एक पीस निकाल कर खाता हुआ बाहर निकला। वो सारे पर दीदी चाय पी रही थी। वहीं कुसुम अपनी बड़ी बहन से पूछ रही थी, पंडित जी को देने के लिए कितनी धोती रंगवाऊं? मैं सारा माजरा समझ चुका था। दीदी चाय पीकर छत पर चली गई। मैं भी चुपके से पीछे पीछे चला गया। देखा दीदी आंख पोंछ रही थी। मुझे याद आया दशहरे की झिल्ली, दिवाली का लड्डू या मकर संक्रांति का तिलफा तिलकुट। दीदी के हिस्से का 90% मैं ही खाता था, कुछ चोरी से, कुछ डाके से और कुछ दान स्वरूप। दीदी को पता था मुझे मीठे से विशेष लगाव है, इसलिए सावन की सोमवारी का भी अपने हिस्से का साबूदाना वो 2 भाग में लगाती थी। आज वो रो रही थी। क्यों? अपनी मजबूरी पर। आहट किया तो दीदी नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी। यहाँ क्या कर रही हो दी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सुन, तेरे लिए तिलकुट लाई हूँ, ठेले में पड़ा है, खा लेना। अच्छा, और क्या लाई? और क्या लाती खाटू, मैं तो ढंग के कपड़े भी न ला पाई। उसकी आंखें छलक आई। पर कुसुम तो बोल रही थी कि कपड़े बहुत महंगे महंगे हैं, दीदी का बहुत खर्चा हो गया होगा। अच्छा, वो ये बोल रही थी? हाँ तो भोली है वो, उसको कपड़ों की समझ ही नहीं है।
चल छोड़ दीदी, सुन ना, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ हाँ, बोलना खाटू। दी, माँ ना मरते समय तेरे लिए कुछ पैसे छोड़ गई थी। मैंने सोचा तुम तो तुरंत खर्च कर दोगी, इसलिए उन पैसों को मैंने बैंक में डाल दिया था। अच्छा, कितने पैसे थे? दी, उस समय तो 7,000 थे, पर अब ब्याज मिला के 25-30,000 हो गए हैं। दीदी मुझे आश्चर्य से देखने लगी। पर माँ मेरे लिए रुपए छोड़कर क्यों जाएंगी? अब क्या पता, हो सकता है तुम रखने को दी होगी। मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है खाटू। अब जो भी हो दी, पर सुन, अभी पैसे मांगना मत। मैं उन पैसों का ना ये बनवा दिया हूं, रख ले। ऐसा बोल मैंने अपनी जेब से एक डिब्बी, जिसमें कुसुम से भी छिपाकर बिटिया को देने के लिए एक सोने की चेन बनवा रखी थी, वो दीदी को पकड़ा दिया। चेन को देख चैन से ज्यादा चमक दीदी की आंखों में आ गई। खाटू, ये हमको मत दे, बिटिया को ही दे दे। मैं चाह के भी उसे कुछ नहीं दे पाई मुरे भाई। देख दी, मुझे इन झमेलों में नहीं पड़ना। जिसे देना है तुम खुद देती रहो। मैं खींचने का स्वांग करता हुआ नीचे आ गया। बड़े जीजाजी आ गए थे। उनके लिए चाय बनाने घर गया तो कुसुम एक कोने में खींच के ले गई। अरे ये देखो, लगता है जीजाजी लेकर आए हैं। बड़ी दीदी बिटिया को अभी अभी देकर गई हैं। उनका तो सबसे ज्यादा खर्चा हो गया ना। वही चैन दिखाते हुए कुसुम बोली, अच्छा, ये तो 50,000 से कम का नहीं होगा। मैं दीदी से बात करूंगा, जरूर कर्जा लेकर बनवाई होगी। तब तक तुम जीजा के लिए चाय बनवाओ फटाफट। और थोड़ी देर बाद घर के आंगन में घर का माहौल। कुसुम बोल रही थी, अरे कोई बड़ी दीदी को बुलाओ ना, बताएं तो सही अक्षत के लिए कितने किलो चावल रंगवाऊं। और उस समय से कुसुम के किसी भी काम में दीदी की सलाह सबसे ज्यादा जरूरी रही। दीदी भी इतनी व्यस्त है कि उसे खाने की भी फुर्सत नहीं है। कुसुम को न जाने कितनी बार प्यार से झिड़क चुकी है। पता नहीं पियर से क्या क्या सीख कर आई है। अरे ये ऐसे नहीं वैसे होगा, अरे अरे वैसे नहीं ऐसे होगा। हाँ तो किधर खोए हैं आप? कहानी खत्म हुई। मैं अभी भी जामुन के पेड़ पर चढ़कर बैठा हुआ हूं और मेरे हाथ में है एक गुलाब जामुन। अरे वही गुलाब जामुन जो अभी अभी मैं दीदी के हाथ से झपट कर भागा हूं। दीदी तो चप्पल फेंक कर मारी भी थी, पर दीदी की कृपा से ही बच भी गया। याद है ना? बस इतना सा ही था मेरी बड़ी दीदी का किस्सा। कोई आपकी बड़ी या छोटी दीदी हो तो इस भाई दूज उसे याद कर लेना। रेडियो सेज 89.6 FM पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से।